चलिए, मैं एक बार यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक बार ध्यान से देखना। और मुझे गॉट इट चाहिए होगा पर्टिकुलरली, अगर समझ में आया तो। 4 5 6 7 8 9 लोग हैं, ठीक। इसमें लिखा है, क्योंकि अमन एंड 8 है, ईच गॉट अ डिफरेंट इंटीजर स्कोर, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। एवरेज वॉज 86, ये भी ठीक है। अमन का स्कोर 90 था एंड इट वॉज मोर देन 3 ऑफ द फ्रेंड्स। तो अगर असेंडिंग ऑर्डर में नीचे से ऊपर की तरफ अरेंज करें, अमन का स्कोर 90 है, तो यहाँ पर 90 लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि 3 लोग से ज़्यादा है। तो 1 2 3 के ऊपर अमन आ गया, ठीक। अब आपको करना क्या है, मैक्सिमम डिफरेंस मैक्सिमाइज करना है डिफरेंस को। तो मतलब इसको, ऊपर वाले को, अगर ये इसको देखें, ये टॉप वाला और ये बॉटम वाले का डिफरेंस को मैक्सिमाइज करना है, ठीक। डिफरेंस मैक्सिमाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा यार, डिफरेंस मैक्सिमाइज करने के लिए एवरेज 86 रखना है, तो बड़ा वाला सबसे बड़ा और छोटा वाला सबसे छोटा। तो कैसे सोच सकते हैं, बड़ा वाले से शुरू करते हैं, ठीक है। ध्यान से देखना, बड़े वाले को 100 कर देते हैं, तो अगला कितना हो जाएगा, उससे छोटा 99, क्योंकि नीचे वाले को मिनिमाइज भी करना है, ये भी याद रखना। नीचे वाला मिनिमाइज कब होगा, अगर ऊपर में ज़्यादा स्कोर आ गया तो नीचे वाले को कम बचेगा एवरेज 86 रखने के लिए, ठीक है। तो ऊपर से मैक्सिमम 100 कर दिया और ऊपर वालों को ऐसे फिल कर दिया। अब नीचे वाले में भी 90 से जस्ट कम वाला भरेंगे, क्यों, क्योंकि डिफरेंस मैक्सिमाइज करना है, ज़्यादा से ज़्यादा दे देंगे इसमें, तभी तो नीचे वाला मिनिमाइज होगा ना। ओके, अब जरा देखना, एवरेज को मैंने जैसे सॉल्व किया मैं वो बता रहा हूँ। एवरेज 86 गिवन है, ठीक है। अब डेविएशन देखो, दिस वन इज +14, अगला +13, +12, +11, +10, +4, +3, +2, और ये लास्ट वाले को अपने को पता नहीं है, इसको x मान लेते हैं, ठीक। नेट डेविएशन, ओवरऑल एवरेज 86 आने के लिए नेट डेविएशन 0 होना चाहिए 86 से। इसका सम करके देखते हैं, 27 39 50 60 64 67 69 +69 हो रहा है, तो ये वाला जो है -69 होना चाहिए 86 से। x का वैल्यू 86 -69 आ गया, दैट बिकम्स 17। और ये अपना ऊपर वाला y कितना है, 100, तो डिफरेंस कितना आ गया, 100 - 17 83। ये क्या टाइप क्वेश्चन है, ऐसे ही मुझे दिखा तो अ, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। ऐसे फिर तो मुझसे ज़्यादा ला पाओगे ऋषभ, तो ले आओ। डाउट ऐसे नहीं पूछो, पहले दिमाग लगाओ। इतना डाउट पूछोगे तो स्पून फीडिंग हो जाएगा बच्चों, ध्यान दो। एक बार पहले दिमाग लगाओ, अभी मैं एक्सप्लेन ही कर रहा हूँ ना, एक बार सुनो और दिमाग लगाओ, इससे ज़्यादा एक्चुअली जानना ना, मतलब स्पून फीडिंग हो जाएगा। नहीं समझ में आएगा 2 मिनट में तो मैं बताऊंगा, पहले एक बार गॉट इट लिखो जितने लोगों को समझ में आ रहा है। आई एम वेटिंग फॉर 1 2 मिनट्स, थोड़ा ट्राई करो पहले समझने का यार। आर्यन गॉट इट, गुड। मैं 2 मिनट बाद एक्सप्लेन करूंगा अगर डाउट है तो, लेकिन पहले 2 मिनट कोशिश तो करो। डिफरेंस को मैक्सिमाइज करना है, तो लोवेस्ट वाला लोवेस्ट कैसे होगा, अगर हाईएस्ट सबका ज्यादा ज्यादा स्कोर आएगा तभी ना आखिरी वाले के पास कम बचेगा यार, क्योंकि टोटल फिक्स्ड है, तुमको बताया हुआ है कि टोटल कितना है, 86 × 9, एवरेज दिया हुआ है ना। अगर सम फिक्स्ड है और बड़ा माइनस छोटा को मैक्सिमाइज करना, मान लो इतना इतना रुपीज है तुम्हारे पास, बाकी को ज्यादा दोगे तभी ना लास्ट वाले को कम मिलेगा। तो मैक्सिमाइज करना है इधर से, तो 100 से मैक्सिमाइज कर रहे हैं, ठीक। उसमें 5 लोग का 90 से ऊपर होना है, क्योंकि ये लिखा हुआ है आर्यन का 3 लोग से ज्यादा था ना, तो बाकी का तो उससे ज्यादा होगा। तो मैक्सिमाइज कैसे करोगे, 5 लोग का मैक्सिमम साइड में, 100 से 96 तक। और नीचे तुमको इन लोगों को भी मैक्सिमाइज ही करना है, ताकि इसके पास कम से कम बच सके, लेकिन 90 से ऊपर नहीं जा सकते, क्योंकि गिवन है कि अमन का 90 है। तो वो 90 के नीचे क्या ले सकते हैं भाई, 89 ले सकते हैं, 88 ले सकते हैं, क्यों, ताकि आखिरी वाले को कम से कम मिले, ऐसा केस है। अब मेरा पहला सवाल, पहले तो समझो जो समझा रहा है। दूसरा, अगर इससे 83 से ज्यादा ला पाओ तब तुम्हारा केस सही है। ऋषभ, जैसे तुम्हारा सवाल है 91 90 92 93, वैसा फिल करने से तुम्हारा डिफरेंस मैक्सिमाइज हो रहा है, ये बताओ तो जरा। मैंने तो 83 ला के दिखा दिया, तुम बताओ। इससे 83 ज्यादा है ना तुम्हारे आंसर से, गॉट इट ना, वेरी गुड।
और लोग बताओ। एकदम एग्जाम लेवल क्वेश्चन है लेकिन कॉन्सेप्चुअल है, मुझे बड़ा अच्छा लगा इसलिए मैंने सोचा कि इससे स्टार्ट करते हैं। +69 -69 ओके। हरी देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है ये हरी, ध्यान से देखो, और भी लोग का हो सकता है डाउट है। हरी का क्वेश्चन है कि ये डेविएशन का फंडा कैसे लगाए, ध्यान से देखना ठीक है यार। लेट्स से ना अ, दो लोग हैं जिनके पास पेन्स है, टू टू पीपल आर देयर, दो लोग के पास पेन्स है, ठीक है। सपोज करो एवरेज 3 पेन्स है, दो लोग के पास एवरेज 3 पेन्स है, ठीक। एक बंदे के पास एक पेन है, ठीक है, दूसरे के पास 5 पेन है। बहुत सिंपल है, 5 + 1/2 एवरेज कितना आएगा, 6 आएगा। सॉरी एवरेज कितना आएगा, 3 आ जाएगा। लेकिन अगर तुम डेविएशन देखोगे एवरेज से, इसके पास एवरेज से कितना ज्यादा है, बताओ हरी। सबको चैट टू एवरीवन में रिप्लाई करो। 5 वाले के पास 3 वाले से कितना ज्यादा है। 5 वाले के पास 3 वाले से 2 ज्यादा है ना, राइट। और 1 वाले के पास 3 वाले से कितना कम है, 2। तो अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, ओवरऑल एवरेज को 3 होने के लिए, या कोई भी, जैसे 86 था, नेट डेविएशन ऑफ द वैल्यूज हैज टू बी 0। +2 -2 कितना हो गया, 0। इसी तरीके से यहां पर बाकी वैल्यूज का पॉजिटिवली 86 से कितना ज्यादा था टोटल, 69। तो आखिरी वाले में 69 कम होना पड़ेगा 86 से, तभी फाइनल एवरेज 86 आ पाएगा। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेविएशन। प्रतीक, डिड यू गेट इट? दिव्यांशु, अनिकेत, निहार, शुभांगी, श्याम, सत्यम। सत्यम का वेरी गुड आंसर आ गया था, बट मेरा वाला भी सॉल्विंग एवरीवन, वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, ऑल्टरनेटिव मेथड भी होता है गाइस, है ना। अगर ये नहीं थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो एवरेज भी यूज कर सकते हो, मतलब सॉरी सम का फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हो, है ना। एक बार रीडू करना किसी को डाउट है, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं, 1 मिनट दो ना। ये सेकंड वाला एक्चुअली बेसिक है, आई एम श्योर सबको आता है ये सब चीज, परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज। जस्ट आज ही गो थ्रू कर रहा था तो आई थॉट एक बार माइंड में रिकैप होते रहे तो अच्छा रहता है ये सब चीज। इनिशियल वैल्यू 25 है, सक्सेसिवली पहले 30% इंक्रीज हो रहा है, फिर 25%, फिर 25% डिक्रीज हो रहा है। तीनों क्वेश्चन मैं एक साथ करके दिखाऊंगा, समझो, लास्ट में बताना अप्रोच समझ में आया कि नहीं। तो देखो, फाइनल वैल्यू जो होता है ना, इनिशियल वैल्यू इंटू इंक्रीज होता है। इंक्रीज अगर अपन देखें तो पहले कितना हो जाएगा, 1.3, फिर 1.25, और लास्ट में 0.75, ठीक है। अगर परसेंटेज चेंज पूछा है ना, तो आपको ये वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपसे वैल्यू नहीं पूछ रहा है। यू गेट इट? कोई भी एक जन कैलकुलेटर यूज करके इसको मल्टीप्लाई करके एक बार जल्दी से बताओ तो, ये तीनों का वैल्यू बताओ तो, मल्टीप्लाई करके कितना आया। जल्दी से चैट टू एवरीवन में लिखो, 1.3 इंटू 1.25 इंटू 0.75, फटाक से बताओ वैल्यू कितना आई। 1.3 के अराउंड आना चाहिए कुछ, जल्दी। 1.2187, ठीक, ओके। तो गाइज अब ध्यान से देखो, ये लॉजिक समझ गए ना, तो ये सॉल्विंग में हमेशा ये स्टेप अवॉइड कर पाओगे। देखो यार, फाइन ऐसे रीड इट द वे आई रीड, तो माइंड में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। फाइनल वैल्यू इनिशियल वैल्यू से कितना एक्स्ट्रा है, 1 तो था ही ना इनिशियल वैल्यू, एक्स्ट्रा कितना है, 0.2187, ठीक। परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, फ्रैक्शन को इंटू 100 कर देंगे, आ गया आंसर। नोट करो और बताओ कितने लोग को एकदम क्लियरली समझ में आ गया ये, कि वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं है, केवल ऐसा सोचो कितना परसेंट इंक्रीज, तो फ्रैक्शन इंक्रीज पता है, इंटू 100 कर दो यार। आर्यन गॉट इट, वेरी गुड। और लोग बताओ, ऐसे सोचो, फाइनल वैल्यू इज इक्वल टू इनिशियल वैल्यू टाइम्स दिस। शुभांगी गॉट इट, वेरी गुड। तो सत्यम गॉट इट, वेरी गुड। कितना एक्स्ट्रा है बताओ, इनिशियल वैल्यू कितना था, 25 इंटू 1। दिव्यांशु गॉट इट, वेरी गुड। 25 इंटू 1, अब कितना हो गया, 25 इंटू 1.287,
2187 कितना एक्स्ट्रा हुआ? 0.2187 टाइम। ठीक, अब इसको परसेंटेज अगर पूछ रहा है ना, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। श्याम, ऋषभ, प्रतीक, बताया जाए। स्पर्श, आ रहा समझ में? बेसिक चीज है, लेकिन आई वांट कि ये माइंड में एकदम क्लियर रहे ना, अननेसेसरी वैल्यू निकालने का जरूरत नहीं होता है। अब मैं एक बार क्या करूंगा, नेक्स्ट दोनों सॉल्व करूंगा और एक बार पूछूंगा समझ में आया कि नहीं। फटाक से देखो, क्वेश्चन नंबर 2, फाइनल वैल्यू इज इक्वल टू इनिशियल वैल्यू इंटू 1.25 इंटू 1.6 इंटू 0.2। ठीक है, ये कितना हो गया? 0.32 हो गया, और ये हो गया 5/4। मैं यहाँ सॉल्व ही कर रहा हूँ अपने से, है ना। तो मेरे को लगता है ये कितना आ गया, 32 ना, 0.32 इंटू 5/4 0.08। ये तो काफ़ी कम हो गया। ये आई गेस ये कितना है, एक बार बताओ तो जरा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि 60% का लॉस हो गया है यहाँ पर। एक बार फाइनल कितना है बताओ जल्दी से। 1.25 इंटू 1.6 इंटू 0.2, कितना है ये? करके बताओ। यस, सही लग रहा था मुझे। शाम, ये आ गया 0.4। और लोग का भी आया ना। तो गाइस देखो, अब इसको सिंपल सोचना है। ये वाले में, ऊपर वाले में क्या देखे थे, 1 से कितना एक्स्ट्रा है, ये 1 से कितना कम है फ्रैक्शन में, 0.6 ना। तो कितना परसेंट कम हो गया? 60%। आई विल वेट फॉर अ मिनट, अगर कोई लिख रहा है तो लिख लो। इस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्विंग में स्पीड बढ़ा सकते हैं अपन, है ना। फ्रैक्शन 1 से कितना ज़्यादा या कम हुआ है वो निकाल लोगे, उसको इंटू 100 करोगे तो परसेंटेज चेंज डायरेक्ट आ जाता है। ठीक है, एक बार थर्ड वाला भी लिख देते हैं, किसी को डाउट हो। फाइनल वैल्यू इज इक्वल टू इनिशियल वैल्यू इंटू, देखो अब ये पता होना चाहिए, 14.28% मतलब 1/7 का इंक्रीज होता है। 1/7 का इंक्रीज मतलब 8/7 से मल्टीप्लाई करना। ऐसे क्वेश्चन में ना फ्रैक्शन लेके सॉल्व करना होता है। एक बार ध्यान से देखो कैसे कर रहा हूँ मैं, और समझ में आएगा फिर बताना। कितना हो गया भाई, ये मल्टीप्लायर 18, 36/35। हाँ तो 1/03। जल्दी से बताओ तो कितना आएगा ये, इसका वैल्यू बताओ तो करके। मुझे लगता है नॉमिनल 3% टाइप का इंक्रीज आना चाहिए, बट एक बार एग्जैक्ट निकालो। सॉल्व कर ही रहे हैं तो एग्जैक्ट निकालते हैं। जल्दी से बताओ, 8/7 इंटू 6/5 इंटू 3/4 कितना आएगा? आई वॉन्ट यू टू कैलकुलेट, इसीलिए बोलता हूँ करो। कम ऑन एनीवन। एट, वेरी गुड ऋषभ। और लोग बताओ। करेक्ट, तो श्याम इंक्रीज कितना है? 2%, 2.85%। आई गेस लॉजिक समझ गया ना सब कोई? एवरीवन अंडरस्टूड? एक राउंड थम्स अप हो जाए जल्दी से, फिर फन 3 में एंटर करेंगे। आज का छोटा छोटा 2 फन था ये। सत्यम क्लियर, वेरी गुड। अनिकेत क्लियर, दिव्यांशु क्लियर, श्याम क्लियर, आर्यन क्लियर, स्पर्श गुड 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 गुड। ओके, ओके शुभांगी। चलिए, लेट्स मूव टू the third part of what I am calling fun for today is what we are going to. Second question once again. Second, इसमें ना देखो, 20, शाम ये वाला ही ना, मैं चैट में लिख रहा हूँ ना शाम, देखो फाइनल वैल्यू इज इक्वल टू इनिशियल वैल्यू कितना है, 15 है ना, इंटू
1.25 इंटू 1.6 इंटू 0.2 ऐसे करने का है। तो ये करेंगे अपन तो आ जाएगा 15 इंटू 0.4। ठीक। नाउ 0.4 implies 1 minus 0.6 है ना, मीन्स 60% डिक्रीज। दैट इज द लॉजिक। ठीक है श्याम। ओके चलो सबको अब पे अटेंशन। ये थर्ड पॉइंट के बाद आई शेयर अ शीट जो आपको सॉल्व करना है। जो लोग स्टार्ट से है मैंने बताया था एजेंडा। देखो व्हाट डू वी मीन बाय आरसी कॉन्टेम्प्ररी। पे अटेंशन एवरीवन। नाउ this session is about understanding what contemporary articles look like. See, contemporary means updated, ट्रेंड के हिसाब से, आज के समय का हिसाब से, है ना, अकॉर्डिंग टू टुडेज टाइम्स। बट is it necessary that they be very easy to read articles? Not necessarily, because most of the reading that you do in newspaper editorials, those are also contemporary readings, and at times they can get tricky. So one, I try to keep such a balance in your reading club. My every time I'll sound repetitive, but I will do that. Try to read every day. ओके। वेरी सेलेक्टेड आर्टिकल्स एंड जो डेली वर्ड टेस्ट वो भी यूसेज बेस्ड सेलेक्ट करके मैं डालता हूँ। रोज रीड करोगे तुमको ये कंफ्यूज नहीं होना है कि तुमको क्या पढ़ना है। ठीक है, तो ट्राई डूइंग दैट। नाउ कमिंग बैक हियर, व्हाट डू वी मीन बाय कॉन्टेम्प्ररी? दीज स्टाइल ऑफ आर्टिकल्स, नाउ आर्टिकल्स रिलेटेड टू modern history or something related to current technology innovations and science. When I say science, let me also write down medicine, बायोलॉजी एंड एक्सेट्रा आज के टाइम पे बहुत हॉट टॉपिक है। ठीक है, टेक्नोलॉजी, इनोवेशंस, साइंस, मेडिसिन, मॉडर्न हिस्ट्री एंड ऑल्सो ऑफन रिलेटेड टू वर्ल्ड पब्लिक वर्ल्ड एंड पब्लिक पॉलिसी, बेसिकली काइंड ऑफ यूनाइटेड नेशंस या फिर सम ग्लोबल ग्लोबल वार्मिंग कन्वेंशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इस तरह के टॉपिक्स पे ना जब आर्टिकल आता है तो वी कॉल इट आरसी कॉन्टेम्प्ररी। ठीक है, सो इट डिपेंड्स रीडिंग का जॉनर क्या है। सो दैट इज द फर्स्ट वेरी बेसिक पॉइंट। नाउ जब आप अटैक कर रहे हो, ठीक है, तो तीन टिप्स है। अगेन ये हमेशा रिपीटेटिव लगेगा, मगर मैं जब भी क्लास लूंगा मैं ये बात हमेशा रिपीट करूंगा। ठीक है, तीन चीज हमेशा ध्यान रखना। टाइप ऑफ रीडिंग तो समझ गए, अब ये तीन चीज देखो। रीड करते समय थीम पे फोकस करो, लाइन बाय लाइन पे, इंटरप्रिटेशन पे नहीं। ठीक है, कॉन्टेम्प्रेरी में ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आई टेल यू व्हाई। नहीं तो कई बार क्या होता है ना, अगर आप पढ़ रहे हो और थीम नहीं पकड़े हो ना, तो आपको लगता है बस फैक्ट्स एक्यूमुलेट कर रहे हो। ठीक है, बट दैट इज नॉट इनफ। यू हैव टू गेट इनटू द मोड वेयर यू फर्स्ट अप्रिशिएट कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट तुरंत पकड़ना होता है और उसके हिसाब से कंटेक्स्ट को माइंड में रखते हुए रीड करना होता है। ये चीज ध्यान देना। ठीक है, वेरी बेसिक थीम बेस्ड रीडिंग करना है। पॉइंट नंबर 2, सेकेंड पॉइंट इंपॉर्टेंट, ध्यान दो। जब तुम क्वेश्चन पे जाओगे, ट्राई टू स्पेसिफिकली फोकस ऑन द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। मतलब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज इट आस्किंग। एक पूरा क्वेश्चन एक अलग चीज होता है, और एक होता है क्वेश्चन के अंदर टाइप। राइट, व्हाट इज द क्वेश्चन आस्किंग। एक्सेप्शन पूछ रहा है, ध्यान से पढ़ना है मतलब, है ना, या कंक्लूजन पूछ रहा है, या एजम्पशन पूछ रहा है, अकॉर्डिंगली दिमाग लगाना है। ठीक है, पॉइंट नंबर 3, ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है। थिंक लाइक एन एक्सपर्ट। समझे, ऐसा नहीं कि जो सही लग रहा है वो मार्क कर दिया। सॉल्व करते समय केवल ये मत सोचो कि ये वाला क्यों सही है, कॉन्फिडेंस ऐसा लाओ कि ये भी समझ में आए कि जो तीन नहीं है वो क्यों गलत है। समझे, ऐसे सोच के करोगे तो हमेशा ज्यादा इफेक्टिव होगा। दीज आर द ब्रह्म ज्ञान्स which I will always repeat because it should be as clear to you than it is to me, maybe even better, है ना। I'll repeat once again, थीम बेस्ड रीडिंग करना, लाइन बाय लाइन इंटरप्रिटेशन नहीं। ठीक, दूसरा, क्वेश्चन में जाके क्वेश्चन के अंदर एक डिमांड होता है, वर्ड कंक्लूजन पूछ रहा है, एक्सेप्शन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, पकड़ना उसको सही से। उसके हिसाब से केवल सही आंसर मत खोजना, ऑप्शन को एलिमिनेट भी करना। आर वी क्लियर? कॉन्टेम्प्ररी स्टाइल आरसीज बेसिकली मीन्स लेटेस्ट ट्रेंड्स और रिलेटेड टॉपिक्स का आरसीज। एग्जाम लेवल ही है,
इस शीट के बारे में एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, आई शेयर द इंस्ट्रक्शंस नाउ बिफोर यू स्टार्ट, है ना। एंड में मैं पूरा एक डिस्कशन करूंगा, है ना। तो इंस्ट्रक्शंस एक बार सुन लो, ठीक है। सबसे पहला, देर आर 2 RCs, तो अटेम्प्ट करना है। दूसरा, लास्ट पेज में देर आर 3 क्रिटिकल रीजनिंग क्वेश्चंस, और कुछ नहीं होता है बेसिकली, पैराग्राफ 1 पैराग्राफ 1 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपको लास्ट पेज में ये भी मिलेगा, तो ये भी बनाना है, ठीक। थर्ड, देयर इज अ स्लाइड, वो वहां पे टाइपिंग एरर है, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन डी के बाद ही ना वो मर्ज कर गया है, क्वेश्चन 9 स्टार्ट हो गया है। तो ये एक बार ध्यान दे देना ना, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन डी के एंड में ही क्वेश्चन 9 स्टार्ट हो गया है। तो ये 3 इंस्ट्रक्शन ध्यान दो। टोटल टाइम टू अटेम्प्ट 30 मिनट्स, देन आई विल डू द सोल्यूशन, है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर निखिल, एवरीवन, ट्राई टू बी एक्यूरेट, इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि सारा मार्क करें। इफ यू आर नॉट श्योर ना, ठीक है, हर्ष, हरी, एवरीवन पे अटेंशन टू दिस, इफ यू आर नॉट श्योर, 2 सर्कल कर लो, मन में ये बोलना कि श्योर नहीं थे, एटलीस्ट ना ये पता चलना चाहिए कि कब श्योर है कब नहीं। इतना भर का तो क्लैरिटी शुरू से रखना है, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन द इंस्ट्रक्शन एवरीवन? एक राउंड थम्स अप दे दो तो मैं शीट भेजता हूँ, फिर स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट, चलिए, वेरी गुड। तो गिव मी अ मिनट, हाँ। एक चीज जरूर कहूंगा, मुझे पर्टिकुलरली व्हेन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग, कभी कभी ऐसा ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऐसा कोई आरसी पढ़ के लगता था कि यार ये तो समझ नहीं आ रहा या प्रॉब्लम लग रहा है। ये प्रॉब्लम अगर आया तो मतलब अंडरस्टैंड, ये तुम्ही को नहीं लग रहा है, केवल ये लगता है, ठीक है। इस प्रॉब्लम से बचने का एक ही तरीका है, जस्ट ट्राई टू फोकस ऑन द थीम। व्हाई एंड हाउ में लॉस्ट मत होना, व्हाट इज गिवन इस कॉन्टेक्स्ट, सब्जेक्ट को पकड़ना और आगे बढ़ना, क्वेश्चन पे जाना और आंसर करना, ठीक है। ये बातें याद रखोगे तो फिर वो दिक्कत नहीं लगेगी, कम लगेगी बेसिकली, राइट। चलो, तो फिर दोज इंस्ट्रक्शंस, लेट्स गेट स्टार्टेड। 8:54 बाय माय वॉच डिस्कशन बिगिंस, ठीक है। वी विल रिज्यूम देन, स्टार्ट एवरीवन, लेट्स गो। All right, so look at the first paragraph. The current debate on intellectual property rights. What are we talking about here? Intellectual property rights debate. It raises questions on strategies and policies for building a agricultural research system, role of the private public sectors and the MNCs. Okay, and why is this debate hot today? Because some things in favor of private innovations has happened in the Uruguay trips, right? The property rights, some norms have been passed. So what is this paragraph talking about? अगर हम लोग शॉर्ट में देखें कि मेन थीम इस पैराग्राफ का क्या है, तो इट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, है ना, agri-tech innovations mostly, and the trip, uh, how the trip agreement has shaped. More or less, this is what this paragraph is talking about. Okay. Para number 2.
The current debate, why is it happening in India? Let's see. Because of what will happen if privatization happens. So the fear of privatization exists. A lot of points were being made here, like what will happen if MNC domination happens, right? Then some people said that there's nothing to worry, that farmers get an option. Farmers will accept only if these products outperform. So some people were saying there is no difficulty, no problem in giving farmers the option, right? Some others said that but there's a lot of risk, like uh, what kind of risks? Vulnerability of what will happen if the hybrid varieties come, etc. तो उसका कोई सिक्योरिटी नहीं है. Then the profit motive, है ना, might become a problem, because adverse long term consequences पे ध्यान नहीं देंगे हो सकता है businesses. And what if something bad goes wrong, and then livelihood of the farmers and all, उसको कौन देखेगा, right? तो risk of profit driven companies taking charge can lead to livelihood issues as well. तो ये सब doubts भी हैं. So what is the second paragraph mainly talking about? The second paragraph is talking about the debate of agri privatization, ना? And though it says that it gives choices to farmers, but on the other side also talks about domination and risks of privatization in agriculture. तो in short, अगर theme निकालना हो तो this is how I'll sum this up. I will share the file also in the end. ठीक है. मोस्टली अगर हम लोग एक बार बिफोर गोइंग टू द क्वेश्चंस देखें, तो बेसिकली ये बात कर रहा है कि किस तरीके से एग्रीटेक इनोवेशंस को अलाउ करने में रिस्क हो सकता है in the to the farmers as a whole and to the cultivation and crops as well. Why is this a contemporary topic? Because obviously यार, अगर तुम इस टॉपिक को देखो, ये हिस्टोरिक तो है नहीं. these are talks about इस तरह के regulations and policies, they keep changing worldwide, है ना. uh, so I'll also keep sharing such articles, but point being कि थीम पकड़ना बहुत ज़रूरी होता है, क्वेश्चन सॉल्विंग इजी हो जाता है. Now I will run you through the answers of this first RC, and एक बार ये तीनों एक्सप्लेन कर देता हूँ. किसी को एकदम क्रिस्टल क्लियर डाउट रहे कि एकदम नहीं समझ में आ रहा है कोई पर्टिकुलर ऑप्शन, तो वो अभी पूछोगे, है ना. हल्का फुल्का डाउट रहेगा तो रीडू करना फिर एक दो दिन के बाद. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन. One, which of the following statement best describes an important issue or important issues not being raised? The key word is not being raised. तो एक्सेप्शन पूछ रहा है बेसिकली डिबेट में. रोल ऑफ एमएनसीज मेंशन्ड है, क्लियरली मेंशन्ड है. ठीक है. सी देखते हैं. पब्लिक प्राइवेट सेक्टर बिल्कुल मेंशन्ड है फर्स्ट टू लाइंस में. प्राइवेटाइजेशन का रिस्क मेंशन्ड है एग्जैक्टली. बी में क्या प्रॉब्लम है? स्ट्रैटेजी एंड पॉलिसीज फॉर एस्टैब्लिशिंग एन आईपीआर रेजीम फॉर इंडियन एग्रीकल्चर. तो गाइस, अगर तुम ध्यान से देखोगे यहाँ पर स्ट्रैटेजीज एंड पॉलिसीज, है ना, नॉट फॉर द आईपीआर रेजीम, फॉर द एग्रीकल्चरल सिस्टम, दैट इज द क्वेश्चन. तो आधा वहां से उठा लिया है और आधा गलत है. स्ट्रैटेजी एंड पॉलिसीज की बात की गई है, बट फॉर व्हाट? फॉर आईपीआर इन जनरल? नो, बट फॉर अ डायनेमिक नेशनल रिसर्च सिस्टम. तो इसीलिए ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि पैराग्राफ में दिया हुआ है स्ट्रैटेजी एंड पॉलिसीज फॉर एग्रीकल्चरल सिस्टम, और ये ऑप्शन कह रहा है फॉर आईपीआर रिजीम. ठीक है, फॉर इंडियन एग्रीकल्चर. दैट इज नॉट व्हाट द मेन थीम हियर इज. तो करंट डिबेट उस पर है भी नहीं एनीवेज. सो लेवल ऑफ डिफिकल्टी व्हाट आई फेल्ट वाज कि क्योंकि बाकी ऑप्शन से मेरे को कंफ्यूजन नहीं लग रहा था, इसीलिए मैंने इसको इजी रेट किया है. मैं जनरली मॉडरेट तब बोलता हूँ जब मुझे लगता है कि दो में कंफ्यूजन है. एक पे अगर आना है तो वो तो जनरली उतना दिमाग तो हर क्वेश्चन में लगाना पड़ता है. ठीक है. लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 2. I'll take up doubts in the end of the passage if there are any. The TRIPS agreement emerged from the Uruguay round 2. Why did the TRIPS agreement emerge? पॉइंट क्या था ट्रिप एग्रीमेंट का? तो पैसेज में अगर तुम जाकर देखोगे ना, है ना, बेसिकली यहाँ पर स्पेसिफाई करता है. बेसिकली द आर्ग्यूमेंट वाज दैट incentives are needed to stimulate innovations. अदरवाइज प्राइवेट कंपनीज क्यों इनोवेशन करेगा? इंसेंटिवाइज करना प्राइवेट इनोवेशंस को, दैट वाज द रीजन व्हाई
the trip thing was done. Okay, now let's go to the question here. Address the problem of adverse consequences of genetically engineered new varieties. No, actually ये सब तो concerns है, उसके लिए agreement हुआ नहीं था. ठीक है, तो लर्न टू से नो, है ना. और इसमें मोटिव पूछ रहा है ना कि व्हाई डिड द एग्रीमेंट इमर्ज, मोटिव इज बीइंग आस्क्ड, राइट. सो मोटिव डेफिनेटली ए नहीं है, ए इज अ क्लियर नो. एक्चुअल ए उल्टा है. बी, फुलफिल द डब्ल्यूटीओ रिक्वायरमेंट टू हैव एन एग्रीमेंट. नहीं भाई, ऐसा थोड़ी लिखा है कि डब्ल्यूटीओ का प्रेशर था इसीलिए किया. सी, प्रोवाइड इंसेंटिव टू इनोवेटर्स बाय द वे ऑफ प्रोटेक्टिंग. बिल्कुल, आईपीआर और इनोवेशन का प्रोटेक्शन के लिए मेंशन्ड है, जैसा मैंने वहां दिखा. डी, गिव क्रेडिबिलिटी टू इनोवेशंस मेड. नहीं, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है. अपने मन से नहीं सोचना है ना, पैराग्राफ के हिसाब से सोच के बताना है. नॉट मेंशन्ड है. So that is the logic which you have to apply by judging every question, focusing on the demand of the question, and also judging every option while eliminating. Learn to become confident while reading using theme. Learn to become confident in saying no to options. Okay, uh, consciously doing this kind of a thinking, it's not very difficult to become an expert in this RC section. Okay, you can do it. So let's go to the third one. Which of the following best captures the essence of text? Essence of text का मतलब होता है summary. ठीक, तो पहला क्वेश्चन जो था ये एक्सेप्शन टाइप का था, दूसरा क्वेश्चन था मोटिव पूछ रहा था, थर्ड क्वेश्चन क्या है, समरी पूछ रहा है. हाउ ट्रिप इज अ ग्लोबल थ्रेट टू द वर्ल्ड. बाप रे बाप, एक्सट्रीम टोन. ठीक है, मैं हाँ, तो मेरे हिसाब से सॉरी आई मिस्ड, सेकंड क्वेश्चन भी इजी था. आई डिड नॉट फाइंड इट डिफिकल्ट. तुमको किसी में डाउट होगा, आई टेक अप, बट मेरे को लगा नहीं कि ऐसा कुछ खास डाउट है इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली. क्वेश्चन ऑप्शन बी, आईपीआर डिबेट ट्रिगर्ड बाय ट्रिप एग्रीमेंट लीडिंग टू कंसर्न्स ऑफ एमएनसी मोनोपोली एंड. हाँ, ये मेरे को ठीक लग रहा है, होल्ड करते हैं. सी, past, present and future of agriculture in India from the lens of public and private sectors. irrelevant. ये भी बड़ा मतलब जब एकदम लगता है ना, नहीं यार ये तो मेन पॉइंट ही नहीं था. कुछ एग्रीकल्चरल लेंस का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ऐसा ट्रेंड एनालाइज किया है. देयर इज नो ट्रेंड एनालिसिस डन. irrelevant. These are some option labels which come to my mind, and when I'm sharing with you, you can also note ताकि तुम्हारे माइंड में भी ये लेबल्स आए क्लैरिटी के साथ. they help you eliminate. Why farmers need protection from agricultural advertisements and fake promises. पहला तो बात है कि fake promises as such mention भी नहीं है, and a very small part, main theme है ही नहीं. लास्ट में खाली लिखा है एक पार्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट है ये. ठीक है, एंड ऑल्सो स्लाइटली नॉट रिलेवेंट ऑल्सो, ऐसा फेक प्रोमिस कुछ ऐसा मेंशन नहीं किया है. ठीक, in any ways either of the two ways you would have thought you could have eliminated it. The answer is B. All right, so let me sum it up. One का आंसर is B. Okay, 2 ka answer is C, and the third one is B. Give me a round of thumbs up if you are more or less clear on these. पकड़ पा रहे हो अप्रोच, आंसर्स. किसी को कोई पर्टिकुलर में डाउट है कि सर 2 का बी बता दो या 3, ऐसा कुछ पर्टिकुलर ऑप्शन में डाउट लग रहा है अभी भी, एकदम क्रिस्टल क्लियर डाउट, तो पूछो. सत्यम क्लियर, गुड. और लोग बताओ भाई, इंटरैक्टिव रखना यार. शिवांगी क्लियर, गुड. हरी, स्पर्श, अनिकेत, आर्यन, आर वी गुड हियर? Understanding the question types, option elimination. लिट बिट डाउट है, रीडू करना 2 दिन के बाद आरसी. ओके, चलो स्पर्श, आर्यन, गुड. चलो, गुड 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 टू सी द रिस्पॉन्सेज. आई बी वेरी फ्रैंक, मतलब रीडिंग में थोड़ा डिफिकल्टी लगता था मेरे को शुरू में, ऐसा था ना. हो सकता है अभी भी तुम लोगों से भी कुछ लोगों को लग रहा हो. मोर यू डू रेगुलर रीडिंग ना, इवन इफ 10-20 मिनट्स डेली, है ना, आई वुड रिकमेंड फॉलो बी फैक्ट्री रीडिंग क्लब, बिकॉज दिस एफर्ट ऑफ क्या पढ़ना है ना, दैट वी टेक केयर. तो वो करोगे तो तुमको एनीवेज तुम्हारा इस तरह का ना ये माइंड टोनिंग ऑटोमेटिकली होगा, तो डू दैट. ओके, चलो लेट्स गो टू आरसी नंबर 2. एक मिनट दो. व्हाट इज आरसी 2 टॉकिंग अबाउट? लेट्स सी. I'll do a run through very similar fashion, and फिर I'll go to the question. यूनियन गवर्नमेंट का पोजीशन यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड है. ओके, किस चीज की बात कर रहा है?
सेंट्रल आइडिया वन देखो, फर्स्ट पैराग्राफ इज टॉकिंग अबाउट डिफरेंस बिटवीन race and caste, and the fact that India is trying to save image on patriotic grounds on the issue of casteism, and the author is questioning it. अगर ध्यान से पढ़ोगे तो ये समझ में आएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। फिर से एक बार थोड़ा रन थ्रू करके दिखाते हैं। यूनाइटेड नेशंस किस चीज पे मीटिंग कर रहा है, पहले सब्जेक्ट पकड़ना है। कॉन्फ्रेंस है रेशियल एंड रिलेटेड डिस्क्रिमिनेशन, ठीक। अब सवाल ये है कि हमारे लोग कहते हैं कि कास्ट और रेस में अंतर है। ऑथर का पर्सपेक्टिव, अगेन अपना पर्सपेक्टिव नहीं अप्लाई करना है, तुम्हारा कुछ हो सकता है, हर रीडर का अलग होता है। ऑथर का पर्सपेक्टिव पकड़ो। ऑथर का पर्सपेक्टिव है कि इंडिया चीट करेगा दुनिया भर को इसमें कह के कि रेस और कास्ट अलग है, यही कह रहा है ना। ऑथर ये भी कह रहा है कि क्या प्रॉब्लम है अगर रेसिज्म पे हम लोग ग्लोबली डिस्कस करते हैं, तो क्या दिक्कत है अगर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को भी ग्लोबली डिस्कस किया जाए, ठीक। ये ऑथर का स्टांस। ऑलराइट, पैरा नंबर 2 में पैरा नंबर 2 इज द टेक्निकलिटी डिफरेंस। बात की गई है कि रेस बायोलॉजिकल होता है, कास्ट सोशल होता है, ये पर्सपेक्टिव के बारे में। दैट इज द थीम ऑफ द सेकंड पैराग्राफ। लेट्स हैव अ लुक। कास्ट, reputed sociologist argues कि रेस इज अ बायोलॉजिकल डिफरेंस एंड कास्ट इज अ सोशल वन, ठीक। बट इस आर्ग्यूमेंट में ऑथर के हिसाब से, ऑथर का सोचना है कि कम से कम ये बायोलॉजिस्ट एक्सेप्ट तो कर रहा है, सोशोलॉजिस्ट एक्सेप्ट तो कर रहा है कम से कम टेंजेंशियली, मतलब बार बार से, कि कास्ट सिस्टम एक प्रॉब्लम है। ये ऑथर का व्यू है। पैरा नंबर 3 में आओ। थर्ड पैरा कह रहा है कि दो तरीके से लोग, अब ये वेस्टर्न साइकोलॉजी है ना, वेस्ट में लोग दो तरीके से मानते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स हैव इवॉल्व्ड। वन इज कि भाई एडम एंड ईव वाला थ्योरी, कि भाई ईव के डिसेंडेंट्स हैं हम लोग, राइट। और दूसरा है कि नहीं भाई, हम लोग सब अगर रिलीजन को फॉलो करें तो हम लोग गॉड के चिल्ड्रन हैं। ऑथर यहाँ पर ये कह रहा है कि आइदर केस में रेस या कास्ट का जो सिस्टम है वो ह्यूमन बनाया हुआ है। अगर डाउट लग रहा है ना, इसको फिर से पढ़ना। आप कोई तो इवोल्यूशन का थ्योरी को बिलीव करोगे ना, या तो आप चार्ल्स डार्विन के फॉलोअर होगे, या आप किसी रिलीजन के फॉलोअर होगे। साइंस फॉलो करोगे या रिलीजन फॉलो करोगे आप, या फिर आप खुद पढ़ोगे। आप जो भी समझ लो, जो भी पढ़ लो, ऑथर के हिसाब से रेस और कास्ट ऑटोमेटिक चीज नहीं है, वो मैन मेड है, मैन का क्रिएटेड है। समझे, यही इस पैराग्राफ में बताया है। लास्ट पैराग्राफ क्या बता रहा है कि रैशनैलिटी यही कहता है, मतलब लॉजिक, कि इक्वालिटी होना चाहिए, ठीक है। जेनेटिकली बायोलॉजिकल डिफरेंस की जो सोशियोलॉजिस्ट ने बात की है उसको ऑथर रिफ्यूट कर रहा है और कह रहा है कि जेनेटिकली देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन रेसेस। मतलब ये सोचना कि कोई अलग कलर का है, या कोई अलग रिलीजन का है, या कोई अलग ब्रीड का है, किसी भी तरह का डिफरेंस ना, बायोलॉजिकली भी कहना वो गलत है ऑथर के हिसाब से, क्योंकि जेनेटिक्स ये कहता है कि ऐसा नहीं है कि होमोसेपियंस आर डेवलप्ड डिफरेंटली। Got it? That is the author's main point in the 4 paragraphs. Now, before I go to the question also, again, as I said, reading might be a bit tricky. Try to capture the theme. You will become more and more an expert in solving RC. So even when you get an article in B Factory reading group and you are reading it, don't try to very much get lost in how and why. Try to absorb the what. Theme based reading ही practice करो, ठीक है। दैट इज हाउ यू विल गेन एक्सपर्टीज। ओके, so that was a run through of the passage. Let's go to the questions, and here come the answers. चलिए, तो मैं पहले एक बार आंसर्स लिखता हूँ, ठीक है। 4 का है ए, 5 का है सी, 6 का है ए। फिर मैं एक बार फास्ट में ना, मैं अपना लॉजिक बताऊंगा कि मैं कैसे अराइव किया हूँ। 7 का है बी, ठीक। अब एक बार देखो, मेरा लॉजिक सुनो, फिर बता। एक बार मैं एलओडी भी डिस्कस कर दूंगा। जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ भाई, तो क्वेश्चन नंबर 4 में सोशल इक्विटीज को ग्लोबलाइज क्यों करना है, फर्स्ट पैराग्राफ में दिया है, ठीक है। मेरे हिसाब से अचीविंग ग्लोबल स्टैंडर्ड्स मेंशन नहीं है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल छड़ आएगा, ठीक है। और ऑल्सो पॉवर्टी को डील करना, इकोनॉमिक बेनिफिट्स, ये भी ग्लोबलाइजेशन का पॉइंट नहीं है यहाँ पर, ठीक। सोशल इनिक्विटीज का ग्लोबलाइजेशन का क्यों पॉइंट किया है, वो आपको ना पैरा 1 जाके ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। ए और सी में यहाँ कोई कंफ्यूज हो सकता था, अगर डिलिमिटेशन और डेलिब्रेशन वर्ड में अंतर, थोड़ा क्लैरिटी नहीं है।
डेलिब्रेशन का मतलब होता है डिस्कशन इनवाइट करना, डिलिमिटेशन का मतलब होता है लिमिट करना, ठीक। तो पॉइंट यहाँ ये नहीं है कि हम लोग उसको लिमिट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ऑथर क्या लिखा है कि इंटरनल की जगह ग्लोबल डिस्कशन क्यों नहीं इनवाइट करते हैं। ध्यान से जाके देखो, एक्सप्रेस इटसेल्फ ऑन द लैटर, देखो व्हाई कैन नॉट बी परमिट द वर्ल्ड कम्युनिटी टू एक्सप्रेस इटसेल्फ, दिस इज नॉट अबाउट डिलिमिटेशन, दिस इज अबाउट इनवाइटिंग डिलिबरेशन। तो यार यूसेज वर्ड से फर्क पड़ता है। अगर तुम वर्ड डे डेली बी फैक्ट्री का कर रहे हो ना, तुमको इस तरह के वर्ड्स मिलेंगे, क्योंकि मैं पर्सनली डालता हूँ, डेली 1 मिनट लगेगा, ट्राई करो करने का। मॉडरेट लेवल है इस क्वेश्चन का ना, अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज ए और सी में कंफ्यूजन हो सकता था, इसीलिए मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन का लेवल मॉडरेट है। डिस्कशन इनवाइट कर रहा है, एक्सप्रेसिंग व्यूज कह रहा है, इसीलिए डेलिब्रेशन इज द राइट वर्ड। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, अकॉर्डिंग टू द ऑथर इन्वर्टेड रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द बाम फॉर द फोरसेकन, फर्स्ट पैरा में ये भी मेंशन्ड है। देखो ऑप्शन ए और बी क्यों छट रहा है, गुड फॉर द फोरसेकन नहीं बोला है। इन्वर्टेड रिप्रेजेंटेशन मतलब उल्टा तरीका से किसी चीज को प्रेजेंट करना। एक बार लाइन जाके देखते हैं पहले, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ओके काव्या, काव्या, राइट, फर्स्ट ही में था, जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ, इंडियाज वर्चुअल बिलीफ्स, है ना, साइड द एक्चुअलिटी, हाउ, इन्वर्टेड रिप्रेजेंटेशन मतलब मैल, उल्टा तरीके से प्रेजेंट करना। हिस्ट्री में ये जो परेशान है या पिछड़ा हुआ है उसको एक बाम मतलब क्या हुआ, एक तरह से समझो सहलाने के लिए यूज करता है, जैसे हम लोग कहते हैं ना कॉलोक्वियल लैंग्वेज में, कि किसी को परेशानी हो रही है तो उसको फुसलाने सहलाने के लिए इस तरह से यूज किया जाता है, कहानी को ट्विस्ट करके। ये ऑथर कह रहा है, ठीक। तो इट इज गुड फॉर द फोर्थ सेकेंड ऐसा कुछ नहीं है भाई, दबे हुए लोगों को तुम फुसला बहला रहे हो, यही इसका मीनिंग है। फिर से पढ़ना अगर डाउट हो रहा है तो, ठीक है। ऑकर्स टू इन्वर्ट स्टेटस को, नॉट रिलेवेंट, स्टेटस को का मतलब है जैसा है वैसा, उसको चेंज करने की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। बेसिकली ये बहला फुसला के जो जैसा है उसको वैसा ही रखने का तरीका है, ये इसका मतलब है। अभी अगर डाउट है फिर से पढ़ना होगा पैसेज, एक बार डिक्शनरी लेके इन वर्ड्स को बेटर अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से अगर वर्ड मीनिंग किसी को क्लियर है तो ये वाला मेरे को तो इजी लगा था, क्योंकि आंसर में कंफ्यूजन नहीं था। अगेन आई रिपीट, एग्जाम में भी मैं ऐसे ही असेस करता हूँ कैट में, अगर मुझे एक से ज़्यादा ऑप्शन में कंफ्यूजन लगता है तब मैं उसको मॉडरेट कहता हूँ, अदरवाइज मेरे को लगता है आंसर पे आने का मेहनत तो करना ही है। आई मीन डिफिकल्ट वो क्वेश्चन नहीं, ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा तुमको कि एकदम पढ़े और आंसर आ गया। एलिमिनेशन ऑफ ऑप्शंस हैज टू बी डन, यू हैव टू बिल्ड एक्सपर्टीज इन दैट, राइट। बट दो में कंफ्यूजन हो रहा है कि नहीं, दैट इज द पॉइंट। ओके, लेट्स गो टू द सिक्स्थ क्वेश्चन। Which broad areas fall unambiguously under the purview of the UN conference? यार पहले लाइन में लिखा हुआ है कि रेशियल एंड रिलेटेड डिस्क्रिमिनेशन। यहाँ पर देखो, इस कॉन्फ्रेंस किस चीज के बारे में था, रेशियल एंड रिलेटेड discrimination. Now, this is where first when I look now, pride बी हट गया मेरे माइंड से पहला, जैसे ही बी हटा ऑप्शन डी गया, दैट इज हाउ एलिमिनेशन बिगन इन माय माइंड। ओके, कास्ट रिलेटेड हट गया मेरे माइंड से, ऑप्शन डी ऐसे भी जा चुका है, कोई फायदा नहीं। अब बचा ए, सी और ई, ठीक है। ए इज रेशियल प्रेजुडिस, मतलब बायस, रेशियल बायस बिल्कुल। ई इज रेस रिलेटेड डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल। ए और ई में मुझे कोई डाउट नहीं रहा, ठीक। तो ए तो कंपलसरी था मेरे हिसाब से। अब सी है कि नहीं, ये तो क्वेश्चन अगेन इसको भी मैं मॉडरेट कहूंगा, ठीक है, क्योंकि यहां पर ऐसा नहीं था कि एक ऑप्शन छटा तो आंसर आ गया, लेवल इज मॉडरेट। ओके, अब ध्यान से देखना, सी, डिस्क्रिमिनेशन रेशियल और अदरवाइज, दिस इज अ नो। रेशियल रिलेटेड डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन रेशियल और अदरवाइज का तो मतलब हो जाएगा फिर कास्ट एंड ऑल सब कुछ इन्वॉल्व हो जाएगा, यही तो मुद्दा है आरसी का, ठीक है। सी इज नॉट करेक्ट, फिर से पढ़ना अगर डाउट हो रहा है तो आंसर इज ए। डिस्क्रिमिनेशन रेशियल और अदरवाइज का मतलब होता है किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन, और पैसेज में दिया है कि द कॉन्फ्रेंस वाज अबाउट रेशियल एंड रिलेटेड डिस्क्रिमिनेशन, दोनों में अंतर है, दैट इज वेयर द की लाइज। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। According to the author, the sociologist who argued that race is a biological category and caste is a social one. मेरे हिसाब से ये इजी है, वहां पे पढ़ोगे ना, अभी मैं रिपीट भी कर चुका हूँ इसलिए मैं इसको डायरेक्टली बता रहा हूँ। एक ही चीज दिया है उस सोशियोलॉजिस्ट के बारे में उस पैराग्राफ में, कि वो एडमिट करता है कि कास्ट एग्जिस्ट करता है, कास्टिज्म को एडमिट करता है, यही अकॉर्डिंग टू द ऑथर है, बाकी कोई ना ऑथर के अकॉर्डिंग नहीं है, पढ़ के देखना। बाकी ऑप्शंस कहाँ पे दिया है देखते हैं इसको, एक बार देख लेते हैं ये सोशियोलॉजिस्ट के बारे में क्या लिखा हुआ है। At least to be complimented now for admitting, however tangentially, that caste is the reality.
पढ़ के देखो, डाउट लगेगा फिर से देखना। अब इससे ज़्यादा बताना भी नहीं चाहते हैं, स्पून फीडिंग नहीं होना चाहिए। एक बार बताओ, अंडरस्टूड ना गाइस? आर वी क्लियर हियर? थॉट प्रोसेस इज मोर इंपॉर्टेंट। अगर थोड़ा मोटा डाउट है फिर से पढ़ना है एक दो दिन के बाद। आर्यन क्लियर, गुड। बताओ यार सब कोई। हरी, सत्यम, स्पर्श, शुभांगी, कोई पर्टिकुलर में एकदम डाउट हो रहा है कि सर ये वाला कोई पार्ट बता दो, तो ऐसा बोलो। मैं ये फाइल शेयर करूंगा वैसे ना। इट्स अ वेरी लॉजिकल एक्सरसाइज है ना। फॉलो द स्टेप्स एवरी टाइम, फॉलो द सेम स्टेप्स। द मोर यू रिमेंबर द प्रोसेस, द मोर यू बिकम एन एक्सपर्ट। ठीक है, देयर इज नो रॉकेट साइंस टू इट, बट द प्रोसेस मैटर्स अ लॉट। ठीक है, कीप दैट इन माइंड। Okay, so with that, we come to end of this RC part. Let me just give me a minute. We'll go to the critical reasoning वाला part next. एक मिनट दो ना। Okay, I will take this up in a slightly different fashion. मैं आंसर्स बताऊंगा। किसी में डाउट है कोई ऑप्शन में, तो अब तुम पूछोगे। ठीक है, बिकॉज दीज आर मोर डायरेक्ट क्वेश्चंस। वन पैसेज फॉलोड बाय वन पैराग्राफ फॉलोड बाय वन क्वेश्चन। तो लेट्स डू दिस नाउ। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर वन, एजम्पशन पूछ रहा है। मैं एक बार बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। यार, रोटेशन करने से कैंसर का डिटेक्शन में डिफरेंस आया, और कंक्लूजन जो है वो स्ट्रेस से कैंसर के डेवलपमेंट पे है। एजम्पशन है कि रोटेशन कॉजेज स्ट्रेस। वन का आंसर इज ए। मैं एक एक लाइन बता दे रहा हूँ, फिर कहीं पे डाउट होगा तो बोलना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू देखो। अगेन कंक्लूजन पूछ रहा है, सपोर्टिंग द कंक्लूजन पूछ रहा है। सॉरी, इनमें से कौन सा ट्रू है तो कंक्लूजन को सपोर्ट करेगा। तो कंक्लूजन क्या है कि लोग जो टेम्परेंस मूवमेंट, नॉन अल्कोहल मूवमेंट को सपोर्ट किए, ये लोग इकोनॉमिक सेंटर्स में थे। इसको सपोर्ट करना है। ठीक है, ओके। तो टू का आंसर रैपिडली फ्लरिश कब तक, ए रेलेवेंट है। बी देख के लग रहा है कि हो सकता है। सी क्या बोल रहा है, फार्मर। तो अगर वो अपोजिट हो गया। न्यूयॉर्क में बैंड नहीं था तो नॉट रेलिवेंट। इजी क्वेश्चन रे, टू का बी। सिंपल, आपको सपोर्ट करना था इस चीज को कि इकोनॉमिक सेंटर्स में हो रहा है, तो और कोई ऑप्शन मेरे को कंफ्यूजिंग नहीं लग रहा है इसमें। थ्री देखो, थ्री में बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपको एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करना है। इफ टू इम्पैक्ट की स्टडी कर रहे हो, ऐसा क्वेश्चन आता है आरसी में, है ना। अब यहाँ पे देखो, सेल्स बढ़ गया, प्रॉफिट स्मॉल हो गया। तो सिंपल सोचना था यार, कॉस्ट बढ़ गया होगा। और अकॉर्डिंग टू द स्टोरी, स्टोरी के हिसाब से क्या इंक्रीज किए तुम। नया जो नॉन कस्टमर है उसको भी कैटलॉग बेचना शुरू किए, कैटलॉग भेजना। तो क्या हुआ, ऑप्शन डी आंसर है। इस स्टोरी के हिसाब से क्या कंट्रीब्यूट कर सकता है कि भाई, कॉस्ट ऑफ सेंडिंग कैटलॉग टू न्यू पीपल दैट वाज मोर देन द इंक्रीज इन सेल्स। इसीलिए थ्री का आंसर डी है। ये क्वेश्चंस इसीलिए दिए थे कि थोड़ा डायरेक्ट क्वेश्चन को अटैक करना थोड़ा प्रैक्टिस हो। कोई पर्टिकुलर का कोई ऑप्शन में एकदम क्लियर डाउट है तो पूछो, नहीं तो एक बार फिर बाद में खुद से देख सकते हो। एनी वन, एनी डाउट इन एनी पर्टिकुलर क्वेश्चन का ऑप्शन तो लिखो। एंड इफ ऑल क्लियर, जिसका क्लियर है यू कैन लीव। वी आर डन विद द डे। आई विल शेयर दिस फाइल इन द ग्रुप। So if it's mostly clear and a little bit of understanding needs to be done, I would suggest एक बार redo करना इसको एक दिन गैप के बाद। ठीक है, so we call it an end then, Aryan, Hari, thank you, have a good night, I'll share the file.